हेलो बच्चों, जैसा कि आपने लास्ट लेक्चर में देखा था, हमने हेनरी का नियम तक आप लोगों को बताया था। इसके बाद जो आपको नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है वो है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, बिलियन का अनुसंख्य गुणधर्म। ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होता क्या है? जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बिलियन के कई सारे गुण होते हैं। इसे समझने के लिए आपको हम एक छोटा सा उदाहरण देते हैं। जैसे हमने एक यहाँ पर एक बीकर लिया और इस बीकर में हमने जल को रखा है। अब इस बीकर में हमने जब जल को रखा है और इसमें क्या मिला दिया हमने, इसमें विलय के तौर पर हमने NaCl यानी कि साल्ट को मिला दिया है। तो अब आप थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दोगे कि जब हम NaCl को जल में डालेंगे तो यहाँ पर बनेगा NaCl का जलीय विलयन। अब देखो यहाँ पर होता क्या है कि जैसे अगर हम बात करें जल और NaCl के जलीय विलयन में, अगर NaCl को हम जब तक नहीं मिलाते हैं तब तक अगर हम जल की बात करें तो जल एक प्रकार का शुद्ध विलायक है। और जल शुद्ध विलायक है जिसमें आपने विलय को मिलाकर क्या किया है, विलयन का निर्माण किया है। तो जैसे ही हम किसी भी विलायक में विलय को मिलाते हैं तो जो विलयन बनता है उसके गुणों में क्या होता है, काफ़ी चेंजेज आ जाते हैं। जैसे अगर हम जल की बात करें तो आप अगर जल को गर्म करते हो नॉर्मली तो जल की टेम्परेचर कितनी होती है, जब बॉइलिंग पॉइंट कितनी होती है जल की, तो 100 डिग्री सेल्सियस ये जल का होता है। लेकिन जब ये विलयन बन जाता है तो इस विलयन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ऐसा नहीं है कि वो 100 डिग्री सेल्सियस होगा, 100 डिग्री सेल्सियस प्लस होगा। यानी जो भी हो वैल्यू 102 हो, 3 हो, 4 हो, जो भी हो, मतलब जब भी होगा तो 100 से अधिक होगा। तो इसका कारण क्या है, इसके गुणों में चेंजिंग क्यों आ जाता है? जल की अगर बात करें तो उसका क्वथनांक जो है यानी बॉइलिंग पॉइंट जो है 100 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन उसमें NaCl मिला देने पर या कोई भी विलय मिला देने पर उसके क्वथनांक में यानी बॉइलिंग पॉइंट में क्या हो जाता है, वृद्धि कर जाता है, या फिर कह सकते हैं बढ़ जाता है, या उसमें चेंजिंग आ जाता है। ऐसी तरह से अगर हम वाष्प की बात करें, वाष्प दाब की, तो जल की वाष्प दाब और विलयन के वाष्प दाबों में भी क्या आता है, चेंजिंग आता है। इसी तरह से हिमांक में भी चेंजिंग आता है। तो कहने का मतलब ये हुआ हमारा कि किसी भी विलयन में जब आप विलयन को बनाते हो और उसमें शुद्ध विलायक में विलय को मिलाते हो तो उसमें क्या होता है कि उनकी काई जो है ना, काफ़ी सारे गुणों में क्या आता है, चेंजिंग आ जाता है। और इसी चेंजिंग को जो है हम लोग यहाँ पर समझेंगे। और अनुसंख्य गुणधर्म की बात करें, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की अगर बात करें तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, तो किसी भी विलयन का जो अनुसंख्य गुणधर्म है उसका हम आपको डिफिनेशन करा देते हैं। आप डिफिनेशन नोट कर लीजिएगा कि जब किसी भी शुद्ध विलायक में है ना किसी विलय को मिलाते हैं तो विलयन के गुणों में क्या आता है, तो विभिन्नता आ जाता है, अंतर आ जाता है। इसे विलयन का हम क्या कर सकते हैं, अनुसंख्य गुणधर्म कर सकते हैं। इसको और हम एक आसान भाषा में समझ सकते हैं कि किसी भी विलयन का वह गुण या किसी भी विलयन का वैसा गुण जो सिर्फ विलय के संख्या पर निर्भर करता है, विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, विलयन का अनुसंख्य गुणधर्म कहते हैं। बच्चों, विलयन के अनुसंख्य गुणधर्म जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। अगर हम अनुसंख्य गुणधर्म यानी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को बांटे, क्लासिफाइड करें, तो क्लासिफाइड अगर करेंगे, अगर इसका हम वर्गीकरण करेंगे तो ये 4 टाइप्स में होता है। और इसमें जो पहला टाइप्स है आपका वो है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर यानी इसको हम लोग कहते हैं आपेक्षिक वाष्प दाब का अवनमन। आपेक्षिक वाष्प दाब का अवनमन। ठीक उसी तरीके से हम आगे बढ़ेंगे तो दूसरा जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है वो होता है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, इसको हम लोग कहते हैं क्वथनांक का उन्नयन। इसको क्या कहते हैं, क्वथनांक का उन्नयन। ठीक उसी तरीके से जो तीसरा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है वो क्या होता है, तो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, इसको हम लोग कहते हैं हिमांक का अवनमन। हिमांक का अवनमन। और जो आखिरी और जो चौथा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होता है उसको हम लोग कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर यानी कि इसको कहते हैं हम लोग परासरणी दाब।
तो ये 4 तरह के कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होते हैं जिसको आप नोट कर लीजिएगा। यानी कि विलियन के अनुसंघीय गुणधर्म को 4 भागों में बांटा गया है और इसके बाद हम एक एक करके इसका डेफिनेशन नोट करेंगे। अब हम लोग जानेंगे यहाँ पर सबसे पहले कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में, जिसमें सबसे पहला कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इसको शॉर्ट में हम लोग RLVP भी कहते हैं, इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं आपेक्षिक वाष्प दाब का अवनमन। देखो बच्चों, इसे समझने के लिए इससे पहले आपको समझना होगा लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। वाष्प दाब का पहले आपको अवनमन समझना होगा, तब आप समझ पाओगे आपेक्षिक वाष्प दाब का अवनमन। तो सबसे पहले हम आपको लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बता देते हैं। देखो, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर यानी वाष्प दाब का अवनमन बराबर होता क्या है, इसका डिफिनेशन क्या होता है वो आपको हम बता देते हैं। तो सबसे पहले डिफिनेशन नोट करेंगे कि जब किसी भी शुद्ध विलायक में किसी विलय को मिलाया जाता है, तब विलयन के वाष्प दाब में जो कमी होता है उसे ही क्या कहते हैं, वाष्प दाब का अवनमन कहते हैं। तो हम यहाँ पर देखिए, आपको हम यहाँ एक एग्जाम्पल से स्पष्ट कर देते हैं। जैसे हमने 2 बीकर लिया है, एक बीकर में आप देख रहे हैं कि हम सिर्फ जल विलायक का इस्तेमाल किए हैं और दूसरे आप देख रहे हैं बीकर में हमने जल विलायक में एक अवाष्पशील विलय NaCl को हमने मिलाया है। अवाष्पशील विलय यानी कि अवाष्पशील विलय का मतलब होता है नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। अब देखो थोड़ा सा यहाँ ध्यान देना है, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट का मतलब क्या होता है। तो देखो, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट यानी कि अवाष्पशील विलय का मतलब कि वैसा विलय पदार्थ होना चाहिए जिसे आप गर्म करते हो तो डायरेक्ट वेपर में चेंज नहीं होता हो। ठीक है, तो आप NaCl को हीट करोगे तो डायरेक्ट वेपर नहीं बनेगा, वो पहले क्या होता है, मेल्ट होता है यानी पिघलता है, तब जाकर वो क्या होगा, तो आगे जाकर वेपर का निर्माण करेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि NaCl को जब जल में मिलाया गया और सिर्फ पहले जो जल रखा गया, तो इन दोनों में फ़र्क क्या है। तो आप देखते हो क्या कि जब हम जल को किसी ताप पर गर्म करते हैं, किसी भी ताप पर आप गर्म करते हो, ठीक है, और तब उससे क्या होता है, वेपर क्रिएट होता है, उससे क्या निकलेगा, वाष्प निकलेगा। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ पर हम कोई भी एक टेम्परेचर लेकर, हम एक निश्चित ताप लेकर इसको हीट करते हैं और यहाँ पर मान लीजिए इसका जो वाष्प दाब कितना है, 100 mm। और अब हम क्या करते हैं कि जब NaCl को हमने जल में मिलाया है, तब इसको हम उसी ताप पर गर्म करते हैं जिस ताप पर हमने किसको गर्म किया था, तो जल को गर्म किया था। अगर उसी ताप पर अगर हम इसे भी गर्म करते हैं तो हमने यहाँ पर नोट किया कि ये जो NaCl का जलीय विलयन था, इसका जो वाष्प दाब है वो कितना है, तो 95 mm। अब आप सोचोगे कि ये वाष्प दाब में कमी कहाँ से आ गया। ये यहाँ 100 mm सिर्फ जल जब था तो 100 mm था, और यहाँ जल का जब NaCl का विलयन बना दिया गया तो कितना हो गया वाष्प दाब, 95 mm। तो इसमें फर्क क्या हो गया है, आप समझना थोड़ा ध्यान से। जब हम जल को गर्म करेंगे तो इसमें क्या है, सिर्फ H2O के अणु है। किसके अणु है, H2O के अणु है। तो जब हम गर्म करते हैं तो इसके H2O के सिर्फ अणु क्या करते हैं, इसके उष्मा को अवशोषित करके वाष्प में क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं। लेकिन जब आप NaCl के जलीय विलयन को गर्म करते हो तो इसमें क्या होता है कि NaCl और जल दोनों के कण मौजूद हैं। तो होता क्या है कि इस उष्मा को जल भी अवशोषित करता है और NaCl भी अवशोषित करता है। तो जिस कारण से यहाँ पर जितना वेपर पहले बना था जल के साथ, सिर्फ जल था, और अब यहाँ जब NaCl जल में घुल गया है तो यहाँ वेपर इसके अपेक्षा क्या बनेगा, कम बनेगा। सिंपल सा चीज़ है, क्योंकि उतना ही उष्मा में यहाँ सिर्फ जल के कण वेपर जो बना रहे हैं और उतना ही उष्मा में यहाँ NaCl और H2O दोनों कण क्या करते हैं, उष्मा को कंज्यूम कर रहे हैं, उष्मा को अवशोषित कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर आप समझना है आपको बात को कि यहाँ पर हमने क्या देखा कि विलयन के वाष्प दाब में विलायक की अपेक्षा क्या आ गया है, कमी आ गया है। तो अब यहाँ पर हम इसको एक्सप्रेशन के द्वारा भी समझ सकते हैं। जैसा कि आपने देखा है, हमने क्या किया कि किसी शुद्ध विलायक का वाष्प दाब PO ले लिया है, इसको मान लिया हमने P0, और विलयन का वाष्प दाब PS है, तब हम वाष्प दाब का अवनमन बराबर क्या बताएंगे, PO माइनस PS। वाष्प दाब का अवनमन क्या होगा, PO माइनस PS। तो अब इसको आप नोट करेंगे, इसके बाद हम आपेक्षिक वाष्प दाब का अवनमन बताते हैं। जैसा कि आपने देखा कि वाष्प दाब का अवनमन जो होता है वो क्या होता है, PO माइनस PS, P0 माइनस PS। अब यहाँ पर हम क्या देखेंगे, आपेक्षिक वाष्प दाब का अवनमन। तो देखो, आपेक्षिक वाष्प दाब का अवनमन क्या होता है, तो इसका डिफिनेशन नोट कर लोगे।
तो आप ये बताओगे कि किसी भी विलयन के वाष्प दाब का अवनमन जो होता है वो विलायक के वाष्प दाब के सापेक्ष ज्ञात किया जाता है। यानी किसी भी विलयन के वाष्प दाब का अवनमन विलायक के वाष्प दाब के सापेक्ष ज्ञात किया जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, आपेक्षिक वाष्प दाब का अवनमन कहते हैं। तो यहाँ पर हमने दिखा है, यहाँ पर सूत्र के रूप में क्या लिखा है, तो आपेक्षिक वाष्प दाब का अवनमन बराबर क्या हो जाएगा, पी नॉट माइनस पी एस, और बाई क्या हो जाएगा, पी नॉट, क्योंकि हमने विलायक के वाष्प दाब के सापेक्ष इसको ज्ञात किया है। तो इस सूत्र को आप लोग नोट करेंगे। अब देखो जो बड़ा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो सारे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में आपको मिलेगा, तो कुछ लॉ मिलेगा, कुछ नियम मिलेंगे। तो इसके लिए रॉल्ट्स ने, एक रावल नामक साइंटिस्ट है, इसको हम लोग रॉल्ट्स पढ़ते हैं इंग्लिश में, हिंदी में रावल आपको बुक में लिखा हुआ रहेगा। तो रॉल्ट्स लॉ फॉर RLBP, यानी शॉर्टकट हमने लिखा है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, आपेक्षिक वाष्प दाब के अवनमन के लिए रॉल्ट्स का नियम। तो जैसा कि आपने देखा यहाँ पर लिखा हुआ है कि किसी भी विलयन के आपेक्षिक वाष्प दाब का अवनमन जो है उस विलयन में उपस्थित विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। यानी किसी भी विलयन के आपेक्षिक वाष्प दाब का अवनमन उस विलयन में उपस्थित विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। तो इसको हम दिखाने के लिए हमने यहाँ पर एक एक्सप्रेशन भी प्रयोग किया है। जैसा कि आप देख रहे हैं, आप जानते भी हैं कि आपेक्षिक वाष्प दाब का जो अवनमन होता है वो पीओ नॉट माइनस पी एस बाई पी नॉट होता है, और विलय का जो मोल प्रभाज होता है वो स्मॉल एन बाई स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन होता है ना। तो अब हम जब दोनों हमको पता है तो रॉल्ट्स के नियम से हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो इसके बाद हम रॉल्ट्स के नियम से जानेंगे। तो रॉल्ट्स के नियम से क्या हो जाएगा बाबू, तो आपने पढ़ा कि आपेक्षिक वाष्प दाब का अवनमन जो होता है विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। यानी पीओ माइनस पी एस बाई पीओ इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्मॉल एन बाई स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। ये फॉर्मूला नोट कर लोगे, न्यूमेरिकल में काम देगा। ये रॉल्ट्स के द्वारा दिया गया फॉर्मूला है। इसके बाद देखो बच्चों, आपके न्यूमेरिकल सेक्शन में जब आप किताब में न्यूमेरिकल पढ़ोगे तो उसके लिए आपको इसके द्वारा जो न्यूमेरिकल मिलेगा उसमें आपको विलय के आणविक द्रव्यमान यानी सॉल्यूट के मोलर मास निकालने के लिए भी आपको दिया जाएगा। तो इसके लिए हम आपको एक एक्सप्रेशन पढ़ा रहे हैं, फाइंड द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट बाय RLVP। RLVP देखो बार बार हम लिख रहे हैं, इसका मतलब कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, इसको हम शॉर्ट में लिख रहे हैं। तो आपेक्षिक वाष्प दाब के अवनमन के द्वारा विलय का आणविक द्रव्यमान का निर्धारण। तो यहाँ पर इसको निर्धारित करने के लिए हम एक व्यंजक बनाते हैं, एक एक्सप्रेशन बनाते हैं। तो जैसा कि आपको हमने पहले रॉल्ट्स का नियम बता चुका है, तो रॉल्ट्स के नियम में आपने क्या पढ़ा है, पीओ माइनस पी एस बाई पीओ इक्वल टू स्मॉल एन बाई स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर हमने देखो, यहाँ पर हमने लिखा है कि यदि विलयन अत्यंत तनु होता है तब उसमें विलय की मात्रा क्या होती है, अत्यंत कम होती है। तनु विलयन का मतलब आपको हमने बताया है कि तनु विलयन वैसा विलयन होता है जिसमें विलय की मात्रा क्या होती है, कम होती है। और यहाँ अत्यंत तनु मतलब कि विलय की मात्रा बहुत ज़्यादा कम हो। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जब विलयन अत्यंत तनु होता है तो जब हम विलयन के कुल मोलों की संख्या लिखते हैं तो उसमें हम विलय के मोलों की संख्या का वैल्यू क्या रख देते हैं, 0 पुट कर देते हैं। यानी कि विलयन के टोटल मोल की संख्या स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन जो है उसमें स्मॉल एन का वैल्यू हमने क्या रख दिया है, 0 रख दिया है। तो ये हो गया 0 प्लस एन, यानी ये सिर्फ कैपिटल एन हो गया। तो आप समीकरण 1 में इसकी जगह पर क्या रख दोगे वैल्यू, पीओ माइनस पी एस बाई पीओ इक्वल टू स्मॉल एन बाई कैपिटल एन। इसको समीकरण 2 मान लेंगे। अब इसके बाद देखिए, अगर हम मान लेते हैं यदि विलय और विलायक का जो दिया गया द्रव्यमान है वो स्मॉल एम और विलायक का क्या है, कैपिटल एम, और ठीक इसी तरीके से अगर हम विलय और विलायक का आणविक द्रव्यमान भी मान लें स्मॉल डब्ल्यू और कैपिटल डब्ल्यू। यानी याद रखना है, विलय का दिया गया द्रव्यमान हमने स्मॉल एम माना है और उसका आणविक द्रव्यमान स्मॉल डब्ल्यू। ठीक उसी तरह से विलायक का जो दिया गया द्रव्यमान है वो कैपिटल एम और आणविक द्रव्यमान कैपिटल डब्ल्यू है। तो यहाँ से सबसे पहले जानेंगे बच्चों कि विलय के मोलों की संख्या कैसे निकालते हैं। तो विलय के मोलों की संख्या को हम लोग स्मॉल एन मानते हैं और ये निकाला जाता है विलय के दिए गए द्रव्यमान में उसके आणविक द्रव्यमान से भाग देकर। यानी स्मॉल एन का वैल्यू क्या हो जाएगा, स्मॉल एम बाई स्मॉल डब्ल्यू, और विलायक के मोलों की संख्या यानी कैपिटल एन बराबर हो जाएगा कैपिटल एम बाई कैपिटल डब्ल्यू, यानी कि विलायक का दिया गया द्रव्यमान बटा आणविक द्रव्यमान। अब हम क्या करेंगे, इस स्मॉल एन और कैपिटल एन के वैल्यू को अब हम समीकरण 2 में इसका मान को रखेंगे। तो आप जैसा कि देख रहे हैं समीकरण 2 में इसका मान हम रख रहे हैं। तो समीकरण 2 आपका था पीओ माइनस पी एस बाई पीओ इक्वल टू स्मॉल एन बाई कैपिटल एन।
तो स्मॉल एन की जगह हमने रख दिया स्मॉल एम बाई डब्ल्यू और कैपिटल एन की जगह रख दिया कैपिटल एम बाई डब्ल्यू। तो आपने देखा कि पी नॉट माइनस पी एस बाई पी नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा स्मॉल एम बाई डब्ल्यू इंटू कैपिटल डब्ल्यू बाई कैपिटल एम। तो इसलिए हम क्या निकालना है, हमें डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू निकालना है, क्योंकि हमें क्या निकालना है, विलय का आणविक द्रव्यमान यानी मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो स्मॉल डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा, तो स्मॉल डब्ल्यू को अगर हम इधर लाएंगे तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी स्मॉल डब्ल्यू बराबर हो जाएगा स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू बाई पी नॉट माइनस पी एस बाई पी नॉट इज इक्वल टू क्या ये सॉरी इंटू कैपिटल एम, जहाँ डब्ल्यू इज इक्वल टू होगा विलय का आणविक द्रव्यमान, यानी इसको हम क्या कहेंगे, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। इस फॉर्मूला को नोट कर लीजिएगा, इस पर अभी आपको हम एक न्यूमेरिकल बताते हैं। अब आपको हम अपेक्षिक वाष्प दाब के अवनमन पर कुछ क्वेश्चन को बनाएंगे, जो क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो न्यूमेरिकल है एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल है बाबू, जो भी हम आपको एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल बता देते हैं, जो कि आपका बोर्ड का टेक्स्ट बुक है और इसका न्यूमेरिकल आप बनाएंगे। यही आप लोगों के बोर्ड एग्जामिनेशन में इसी टाइप का न्यूमेरिकल आते हैं। तो हमने देखिए पहला क्वेश्चन लिखा गया है, क्या दिए गए ताप पर शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब 200 mmHg है, इसी ताप पर एक अवाष्पशील जो विलय है उसके 2 ग्राम मात्रा को 78 ग्राम बेंजीन में घुलाया जाता है, जिससे विलयन का वाष्प दाब कितना हो जाता है, 195 mmHg हो जाता है। तब कहता है कि विलय का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करें। देखिए विलय का आणविक द्रव्यमान, इस पर हम अभी एक फॉर्मूला आपको प्रूफ किए थे, स्मॉल डब्ल्यू इज इक्वल टू स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू बाई पी ओ माइनस पी एस बाई पी ओ इंटू एम। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे कि हमने यहाँ पर सबसे पहले इस क्वेश्चन में दिए गए हमने जो मात्रा है उसको हमने क्या किया है, गिवेन के तौर पर हमने लिखा है। न्यूमेरिकल बनाते समय इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखोगे, आप सबसे पहले गिवेन नोट करोगे, आप ये नहीं देखोगे कि इतना बड़ा न्यूमेरिकल है तो बहुत बड़ा इसका सॉल्यूशन होगा। गिवेन लिखो, 50% न्यूमेरिकल अपने आप सॉल्व हो जाता है और बाकी 50% फार्मूला पर रहता है। तो सबसे पहले हमने लिख दिया इस क्वेश्चन में शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब यानी पीओ दिया हुआ है कितना, 200 mmHg। विलयन का वाष्प दाब यानी पीएस कितना है, 195 mmHg। विलय का द्रव्यमान स्मॉल एम 2 ग्राम, बेंजीन का द्रव्यमान यानी कैपिटल एम 78 ग्राम दिया हुआ है क्वेश्चन में, और विलय का आणविक द्रव्यमान आपको निकालना है। हमने यहाँ पर एक अपने से क्वांटिटी को निकाला है, वो है बेंजीन का आणविक द्रव्यमान। क्वेश्चन में आपको हमेशा जो है ये कुछ न कुछ एकाध जो है द्रव्यमान आपको निकालना पड़ता है, खासकर या तो विलय का आणविक द्रव्यमान या विलायक का आणविक द्रव्यमान। तो बेंजीन का सूत्र होता है C6H6, तो इसके हिसाब से हमने निकाल लिया, तो आ गया कितना, 78 ग्राम पर मोल। सबको आता होगा आणविक द्रव्यमान निकालने, है ना। कार्बन का एक परमाणु का द्रव्यमान 12, तो 6 हो गया, तो 12 गुना 6 हो गया। और हाइड्रोजन के एक एटम का द्रव्यमान 1, तो 6 है, तो 1 गुना 6 यानी 12 और 6 12 गुना 6 प्लस 1 गुना 6 यानी कि 78 ग्राम पर मोल। अब हम जानते हैं कि एक फॉर्मूला हमने पढ़ा है, स्मॉल डब्ल्यू बराबर स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू बाई पी नॉट माइनस पी एस बाई पी नॉट इंटू कैपिटल एम। तो हमने यहाँ पर सारे वैल्यू को यहाँ पर हमने पुट कर दिया है और इसको हमने कैलकुलेशन करके कितना ले आया, इसके आंसर को 80 ग्राम, यानी कि इसका आंसर जो होगा विलय का आणविक द्रव्यमान कितना होगा, 80 ग्राम होगा। अब हम आपको दूसरा न्यूमेरिकल, एक और इस पर न्यूमेरिकल बता रहे हैं बच्चों। इस पर दूसरा न्यूमेरिकल बताने का उद्देश्य यह है कि इसमें आपको कभी कभी क्वेश्चन में मोल अंश भी पूछा जाता है। तो देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है दूसरा, कि 373 केल्विन ताप पर ग्लूकोज के जलीय विलयन का वाष्प दाब 750 mmHg है, तब विलय का मोल प्रभाज या मोल अंश ज्ञात करें। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्वेश्चन में दिए गए जो मात्रा है उसको आप गिवेन के तौर पर लिख लेंगे। तो गिवेन के तौर पर क्या लिखेंगे, तो गिवेन के तौर पर लिखेंगे आप जैसे विलयन का वाष्प दाब, तो विलयन का वाष्प दाब यानी पीएस कितना है, 750 mmHg। अब देखो इसमें विलयन का वाष्प दाब दिया है, विलायक का वाष्प दाब नहीं दिया गया। और विलायक के तौर पर कौन है यहाँ पर, तो जलीय विलयन मतलब जल। तो 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर जल का वाष्प दाब जो है वो कितना होता है, 1 atm के बराबर होता है। अब आप सोचोगे यहाँ 100 डिग्री सेल्सियस हमने कहाँ से ले आया, ये तो जल का क्या है, तो बॉइलिंग पॉइंट है यानी कि क्वथनांक। तो देखिए ताप कितना है बच्चों, यहाँ 373 केल्विन। 373 केल्विन मीन्स कितना, 100 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस जो होता है वो 273 केल्विन होता है। तो ये आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर जल का वाष्प दाब 1 atm होता है, और 1 atm जो होता है कितना होता है, वो 760 mmHg के बराबर होता है। तो इसका मतलब कि विलायक का वाष्प दाब कितना हो जाएगा, P नॉट इक्वल टू 760 mmHg। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। तो रॉल्स के नियम से क्या जानते हैं हम लोग,
तो पी नॉट माइनस पी एस बाई पी नॉट इज इक्वल टू स्मॉल एन बाई स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। तो यहाँ पर पी नॉट की वैल्यू 760 रख देंगे, पी एस की वैल्यू 750 यानी 750 रख देंगे, और फिर पी नॉट की वैल्यू 760 रख देंगे। और ये स्मॉल एन बाई स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन का हम वैल्यू क्यों नहीं रख रहे? क्योंकि यही जो है क्या है, विलय का मोल प्रभाज। ये क्या है? विलय का मोल प्रभाज। तो ये विलय का जब मोल प्रभाज है तो हमें यही तो निकालना है। तो यानी कि इसलिए स्मॉल एन बाई स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन इक्वल टू हो जाएगा, इसको माइनस कर लेंगे तो 10/760 हो जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा तो हो जाएगा 0.0176, यानी कि ये इस न्यूमेरिकल का क्या होगा? आंसर होगा। तो आज आपको हमने ये बताया अपेक्षिक वाष्प दाब का अनुमान, और इससे संबंधित आपको 2 इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स। आप लोगों को ऐसे ही बुक में इस टाइप के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना है, और कोई भी इस टॉपिक से रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल्स हो या जो भी इसमें आपको हमने डिफिनेशन हो या कोई भी हमने चीज़ ऐसा बताया हो जो आपको एक थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग लग रहा हो, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, जिसका हम सॉल्यूशन नेक्स्ट आपके वीडियो में किया जाएगा। तो ये आपका लेक्चर पार्ट 4 समाप्त होता है।